हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नया लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, 4-5 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी। कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि मेरी कुछ बच्चे जानते हैं कि कुछ मेरी जॉब है दिन में। तो जो मेरी जॉब का शेड्यूल है वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा है कि मतलब 8-10 घंटे की मेरी जॉब अभी चल रही है दिन में। तो हो सकता है मैं बड़े बड़े लेक्चर्स ना ले पाऊं। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है कि जो भी अब आपके लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर्स आपके रेगुलर आएंगे, लेकिन वो लेक्चर्स आपके टॉपिक वाइज आएंगे। ठीक है, आपको उसमें 1 बाय 1 टॉपिक कवर कराता चलूंगा और एक भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे। तो डेली आपको कोशिश करनी है, चाहे 10 मिनट का लेक्चर आए, चाहे 20 मिनट का लेक्चर आए, चाहे 1 घंटे का लेक्चर आए, चाहे आधे घंटे का लेक्चर आए, आपको कोशिश करनी है कि आपको सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 डे बाय डे देखते हुए चलने हैं। ठीक है, तो आपके सारे चैप्टर्स उसमें कवर भी होते जाएंगे और एक एक करके आप टॉपिक्स भी अपने कवर करते जाएंगे। नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वहां से आप जाकर के ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और वहां से जाकर के अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, ये सेकंड पार्ट है बेसिकली इस चैप्टर का। इसमें हम दो टॉपिक्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर के, डिजाइन प्रोसीजर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर, यानी कि डिजाइन की प्रक्रिया और एक अच्छे डिजाइनर के लक्षण क्या होते हैं, ये हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अब बड़े ही आसान तरीके से इसको समझना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक मतलब टेबल के फॉर्म में आपको डायग्राम बनवा दिया था, लेकिन उस डायग्राम से भी अच्छा डायग्राम ये है, ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। देखो क्या होता है कि आप जितनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजों की जो है जिक्र किया गया है, बात की गई है। डिजाइन प्रोसीजर में जो अभिकल्पन प्रक्रिया है, तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो है नीड और एम। नीड और एम यानी कि आवश्यकता और या फिर उद्देश्य। तो सबसे पहले जब भी आप कोई चीज डिजाइन करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस चीज को क्यों बना रहे हैं। जैसे आपने एक थॉट सुनी होगी ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। एक थॉट है ना कि जो आपकी जरूरत है उसी से आपको पता चलता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जननी आपको करनी है, किस चीज का इन्वेंशन आपको करना है। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप सबसे पहले क्या पता करते हैं, आप सबसे पहले पता करते हैं कि हमारी सोसाइटी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। जब वो बेसिक प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, फिर आपका क्या मिल जाता है, आपको नीड और एम, जो आपका आवश्यकता है और जो आपका उद्देश्य है, वो वहां पर क्लियर हो जाता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं अपने नए स्टेप की तरफ, जो है सिंथेसिस। ठीक है, जो क्या है, सिंथेसिस है। सिंथेसिस बेसिकली इसमें संश्लेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें बेसिकली मैकेनिज्म की बात होती है कि कौन कौन से मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो हमें डिजाइन करने होंगे हमारे डिजाइन के लिए, हमारी मशीन के लिए। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, देखो हर चीज, हर मशीन में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। मैंने क्या किया, मैं यहां पर एक छोटा सा पार्ट लेकर के आया हूं। ये क्या पार्ट है, ये एक किसी गाड़ी का खराब है, हैंड ब्रेक है। सब लोग जानते हैं ना हैंड ब्रेक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि गाड़ी को हम किसी स्लोप पर रोक सकें, पार्किंग में यूज कर सकें, इसलिए हम हैंड ब्रेक का यूज करते हैं। हमारी गाड़ी ऐसा ना हो कि हमने कहीं स्लोप पे खड़ी की, गाड़ी भाग गई, है ना, या किसी बच्चे ने गियर में से गाड़ी निकाल दी और गाड़ी हमारी चलनी शुरू हो गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हैंड ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हैंड ब्रेक है इसका एक मैकेनिज्म है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, है ना, और बहुत सारे जॉइंट्स मिलाकर के एक पार्ट आपका रेडी किया गया है। और ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें और बहुत सारे पार्ट जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें जुड़ने वाले हैं। देखो इसमें एक ये एलिमेंट है, दूसरा ये है, इधर है तीसरा, और ये इसके ऊपर कवर है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है। तो बहुत सारे एलिमेंट बना के क्या बनाया गया, एक आपका हैंड ब्रेक बनाया गया। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, तब जाकर के हमारा एक पार्ट रेडी होता है। उसके बाद बात करते हैं इनकी एनालिसिस ऑफ फोर्सेस की, कि इसमें जो हमारे बल लगेंगे, इतने दिन हो गए मेरे जो मार्कर्स हैं उन्हें चलने की आदत खत्म हो गई, अब आज से हो जाएगी। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस,
एनालिसिस ऑफ फोर्सेस बेसिकली कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो किस किस प्रकार की लगेगी। सपोज हमें कोई रोड है यहां पर, ठीक है, हमें यहां पे इस पे फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे फ्लाईओवर पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। भाई इस पे वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं, तो किस किस प्रकार की फोर्सेस हमारे इस मैकेनिज्म पर लग सकती हैं, इस पार्ट पर लग सकती हैं, ये हम किस में करते हैं, ये हम इस थर्ड वाले पॉइंट में अपने करते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। और आपको पता है अब ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर से की जाती हैं। एनसिस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके हम ये पता कर लेते हैं कि कितनी फोर्सेस ये सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो हमारे बलों का विश्लेषण हमारे थर्ड पॉइंट में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है मटेरियल सिलेक्शन की बात, ठीक है। किसकी बात आती है? मटेरियल सिलेक्शन की बात आती है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता, फोर्थ पॉइंट हो जाता है मटेरियल सिलेक्शन, ठीक है। ये सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं उसमें किस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल करें। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये पार्ट हो गया, तो इसमें क्या, इसमें मेटल का यूज किया गया है, इसमें लोहा यूज किया गया है। अब इसको हैंड ब्रेक को अगर मैं प्लास्टिक का बना दूं तो क्या गाड़ी इससे रुकेगी? नहीं रुकेगी। अगर ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का है, इसको लोहे का बना दूं, क्या करेगा? भारी हो जाएगा, हाथ दुखाएगा लिखते हुए। तो हर मटेरियल का हर पार्ट के लिए सिलेक्शन किया जाता है मटेरियल का। हर पार्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन होते हैं मटेरियल के, हर पार्ट के लिए अलग तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो सामग्री का चयन हो गया, यहाँ पे पदार्थों का चयन हो गया, कौन कौन से हमें सामग्री इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जैसे खाना बनाते हैं ना, हम लोग खाना बनाते हैं, तो आपके घर अगर दाल बन रही है तो अलग तरह के उसमें चीजें इस्तेमाल होंगी, अगर पनीर बन रहा है तो अलग चीजें इस्तेमाल होंगी, कुछ और बन रहा है तो अलग चीजें इस्तेमाल होती है। तो हर डिश के लिए अलग तरह की वैरायटी, अलग तरह के मसाले इस्तेमाल होते हैं ना। कुछ कॉमन्स होते हैं उसमें कि भाई मिर्च तो डालनी है, नमक तो डालना ही है ना, हल्दी डालनी है, इससे ज्यादा नहीं पता मुझे, तो इतनी तो डलता ही है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज बना लेता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ, हॉस्टल में बहुत सारी चीजें मैंने सीखी थी बनानी, तो वो मैं बना लेता हूं। अब देखो डिजाइन ऑफ एलिमेंट, अब क्या होता है, एलिमेंट का डिजाइन करना शुरू होता है, डिजाइन ऑफ एलिमेंट, डिजाइन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं उनको डिजाइन करना शुरू किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये पार्ट दिखाया, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को डिजाइन किया गया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिजाइन किए गए। पहले ये एलिमेंट डिजाइन हुआ, फिर ये एलिमेंट डिजाइन हुआ, फिर ये एलिमेंट डिजाइन हुआ, फिर इसकी असेंबली की गई, इनको आपस में जोड़ा गया। अभी इसमें बॉडी भी लगती है, फिर इसमें वायर जोड़ी जाती है, तब जाकर के एक हैंड ब्रेक बनता है, उसको बोलते हैं असेंबली वाला पार्ट। वो असेंबली वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एलिमेंट्स को डिजाइन किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इस मार्कर की भी, तो ये मार्कर भी कई हिस्सों में डिजाइन किया गया है। ये कैप इसका अलग डिजाइन हुआ, इसकी बॉडी अलग डिजाइन हुई है, इसके अंदर जो एक इंक होती है ना, जिसके अंदर इंक भरते हैं, वो अलग तरीके से डिजाइन होता है। उसकी कितनी विड्थ रखनी है, कितनी मोटाई होनी है, कितनी चौड़ाई होनी है, सारी चीजें यहां पर डिसाइड हो जाती है एलिमेंट्स में। सारी चीजें कि कौन सा एलिमेंट का कितना साइज होगा, ठीक है, कितनी उसका वेट क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, सारी चीजें हम यहां पे डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है मॉडिफिकेशन की बात। जब कोई चीज बन गई, अब बन गई, उसके बाद उसमें बदलाव कर सकते हैं आप। जब तक कोई चीज बनी ही नहीं, उसमें आप कैसे बदलाव कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो उसके बाद बात आती है मॉडिफिकेशन की, फिर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की बात की, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट आ जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, बदलाव करते हैं चीज का। मॉडिफिकेशन का मतलब ही बदलाव करना होता है। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से आपने क्या किया, शोरूम से एक बाइक खरीदी। अब बाइक खरीद ली, बाइक तो आ गई ना आपके पास, अब क्या करेंगे आप उसमें? अब उसमें आप कहेंगे यार एक काम करता हूं, इसकी मुझे हेडलाइट अच्छी नहीं लग रही, तो इसकी हेडलाइट दूसरी लगवा लेता हूं। तो आप क्या गए, आप एक शॉपकीपर के पास गए कि भैया इसकी हेडलाइट चेंज कर दो। उसने नॉर्मल वाली लाइट निकाली, आपकी एलईडी वाली लाइट लगा दी उसमें। तो क्या हुआ, आपने उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब बदलाव करने से यह मतलब नहीं होता कि वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। ऐसा नहीं, अब आप उसे बाइक नहीं बोलेंगे, आप उसे कार बोलेंगे, नहीं, आप उसे बाइक ही बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसमें आपने मॉडिफिकेशन किया, आपने उसमें क्या किए, बदलाव किए, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है, जो कि हमारा 7th पॉइंट है, डिटेल ड्राइंग, ठीक है। क्या है, डिटेल ड्राइंग, उसका विस्तृत चित्र हम बनाते हैं एकदम, ठीक है, यानी कि डिटेल्ड में एकदम, ठीक है। एक एक चीज जिसमें लिखी होती है, एक एक चीज,
एक एक चीज लिखी जाती है इसमें डिटेल ड्राइंग में। बेसिकली इसमें डायमेंशंस लिखी जाती हैं, कौन सी चीज क्या है वो लिखी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना करके अलग अलग दिखाए जाते हैं, उनके अलग अलग व्यूज दिखाए जाते हैं कि भाई एक ये ड्राइंग है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका साइड व्यू हो गया, यहां से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज अलग अलग तरीके से बना करके आपको दिखा दिए जाते हैं, ठीक है, किसमें डिटेल्ड ड्राइंग में, किसमें डिटेल्ड ड्राइंग में। तो समझ में आ रहा है। उसके बाद लास्ट में फिर हमारा शुरू होता है उत्पादन। उसके बाद क्या शुरू होता है, प्रोडक्शन शुरू होता है। क्या शुरू होता है, प्रोडक्शन शुरू होता है, जिसमें हम उत्पादन करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बैच प्रोडक्शन भी हो सकता है, मास प्रोडक्शन भी हो सकता है ना, वो किसी भी प्रकार के हो सकता है। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले नीड और एम को पता कर रहे हैं। उसके बाद क्विक रिवीजन जल्दी से, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नीड और एम को पता कर रहे हैं। उसके बाद सिंथेसिस कर रहे हैं उसका, फिर एनालिसिस ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं। उसके बाद मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं, पदार्थों का चयन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं एलिमेंट्स को, मॉडिफिकेशन बदलाव कर रहे हैं उसमें, उसकी डिटेल्ड ड्राइंग विस्तृत में उसके चित्र बना रहे हैं, और फिर उत्पादन कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट डिजाइन प्रोसीजर यहां पे पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इसको आप एग्जाम में अगर बना करके आ गए, कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि गुड डिजाइनर। अब गुड डिजाइनर की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छे डिजाइनर में कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं जो एक इंसान के अंदर, देखो डिजाइनर कौन है, एक इंसान है, उस इंसान के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, या उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक अच्छा डिजाइनर बन सके। अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहली जो चीज है वो है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस सुनिएगा ध्यान से, टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस कहां से आता है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस आता है जो आप पढ़ रहे हैं उससे, यानी कि आपकी टेक्निकल नॉलेज से। किससे, टेक्निकल नॉलेज से, जो आपको कहां से मिलती है, किताबों से मिलती है। टेक्निकल नॉलेज, जैसे आप मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं तो मशीन डिजाइन आगे बहुत काम आने वाला है आपके। ये सिर्फ यहीं तक मशीन डिजाइन से सीमित नहीं रह जाएगा कि एग्जाम पास कर लिया, मशीन डिजाइन बहुत आगे काम आएगा। तो आपकी जो तकनीकी क्षमता है वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है आपकी टेक्निकल नॉलेज से। आप जितना पढ़ेंगे वो उतनी इंप्रूव होती जाएगी। उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। आप में कितनी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी, आप में रचनात्मकता कितनी है। भाई देखो जो डिजाइनर है वो क्रिएटिव होगा, वो क्रिएटिव होगा, चाहे वो अडेप्टिव डिजाइन बना रहा हो, चाहे वो न्यू डिजाइन बना रहा हो, चाहे वो डेवलपमेंट डिजाइन बना रहा हो। लास्ट लेक्चर में पढ़ा इन तीनों चीजें। तो चाहे वो तीनों डिजाइन में कोई सा भी डिजाइन बना रहा हो, लेकिन वो क्या है, क्रिएटिव होना उसका बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, सच में बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक। तीसरा, डिसीजन मेकर, निर्णयकर्ता। निर्णयकर्ता क्या करता है बेसिकली बताइए, जो डिजाइन मेकर है उसका क्या काम है, डिसीजन मेकर, सॉरी, जो डिसीजन मेकर है, डिजाइन मेकर तो डिजाइन बनाने वाला हो गया, डिसीजन मेकर क्या करता है, जो निर्णय करता है वो बेसिकली अपने एंड से ही डिसीजन लेता है, ठीक है। ये नहीं करता कि मैं अभी कल सोच करके बताऊंगा, है ना, क्यों नहीं हम शाम में बात करें इससे रिलेटेड, क्यों नहीं कल बात करें इससे रिलेटेड, नहीं, उसको जो डिसीजन लेना है अभी लेना है, ऑन दी स्पॉट लेना है। तो इस तरह के काम में क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता। जो इंसान इस तरीके का, देखो जिसके अंदर टेक्निकल नॉलेज है, जो रचनात्मकता की खूबी अपने अंदर रखता है, जो क्रिएटिव है, तो वो अच्छा डिसीजन मेकर होना भी उसका आवश्यक है। अदरवाइज वो एक गुड डिजाइनर नहीं बन सकता, वो काम को डिले कराएगा, ठीक है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलता हूं टाइम को वेस्ट मत करो किसी भी चीज में। तुम्हारी जो एज है ना, ये बाबू सोना में मत पढ़ जाना बिल्कुल भी, नहीं तो खत्म हो जाओगे बाबू सोना में, ठीक है। तो बाबू सोना में ना पढ़ करके अपनी जो है पढ़ाई में ध्यान देना है, तो तभी ये चीजें, ये क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आती है, नहीं तो फिर आदमी इसी में रह जाता है, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम के लिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आप बात कर सकें,
तो अच्छा संचार कौशल आपके अंदर होना चाहिए, आप किसी से अच्छे से बात कर सकें, आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल बोलता हूं कि आपने कोई प्रोजेक्ट, अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप जब एग्जाम फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाएंगे ना सभी बच्चे। अब जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चों, तो उसका प्रोजेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है टीचर के सामने। टीचर आपसे पूछेगा बेटा आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, तो आप क्या करेंगे, सर ये वो ऐसे सर वो क्या बोलेगा, वेस्ट, आपने कबाड़ बना दिया, कुछ नहीं। लेकिन आपने कोई बहुत ही नॉर्मल सी चीज बनाई और आप बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या चीजें काम कर रही है वहां पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम कर रही है वहां पे। और इनका इस्तेमाल जो आपका इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत डिमांड है और इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, हमेशा काम करो, ठीक है। उसके बाद आती है नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, जो बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांतों का ज्ञान आपको होना चाहिए। वो कहां से आता है, वो आता है आपके सब्जेक्ट से, आपने कितने अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो ये नॉलेज आपकी वहीं से बढ़ती है। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चीज आपके अंदर आ जाती है। चाहे आप कितनी लापरवाही करिए, कितनी नालायकी दिखाइए, मत जाइए क्लास, बंक करिए, दोस्तों के साथ घूमिए, लेकिन इंजीनियरिंग आपको कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ेगी आप, ठीक है। खासकर मैकेनिकल कभी नहीं छोड़ता, सच बता रहा हूं मैंने बहुत कोशिश की है, कई बार कोशिश कर चुका हूं, मैं अपने फील्ड को छोड़ देता हूं, ठीक है, लेकिन बार बार मेरा फील्ड मुझे खींचता है, बार बार मुझे जो जॉब के ऑफर्स आते हैं मैकेनिकल से आते हैं, ठीक है, पोस्ट मिलती है मैकेनिकल में मिलती है। तो क्या होता है कि आपका फील्ड आपको कभी नहीं छोड़ता अगर आपने उसको दिल से किया है। तो हमेशा अपनी जो भी पढ़ाई है उसको दिल से करो, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, यहां पे आपकी बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आपको याद हो जाते हैं। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो भाई बेसिक प्रिंसिपल तो आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के, ठीक है। उसके बाद आती है ड्राइंग स्किल्स। आपकी जो ड्राइंग है उसमें आपका कौशल होना चाहिए, अच्छी ड्राइंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो बनाने को कहा गया ट्राइंगल, बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। तो इतनी बेसिक तो आपकी ड्राइंग होनी चाहिए कि आप देख करके भी बना ले। तभी आपको ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, डिप्लोमा में ड्राफ्टिंग कराई जाती है ना बेटा, इसीलिए कराई जाती है। उसके बाद आते हैं 7th मैथमेटिकल नॉलेज। मैथमेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैथमेटिकल नॉलेज कौन सी, थोड़ी सी बेसिक से ऊपर वाली मैथमेटिकल नॉलेज, वो नहीं 4 + 4 = 8, सर हमसे तो मैथ आता है, नो, ठीक है। कौन सा, थोड़ा सा, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये ट्रिग्नोमेट्री, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एंगल्स फाइंड आउट कर पाए, है ना। आपको क्या दे दिया, आपको कोई ऐसा एरिया दे दिया जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। तो अगर आपको 2 वैल्यू दे दी तो आप हाइपोटेनियस निकाल पाए इसकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो किस तरीके से कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये चीजें आपको बताई होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और ये कहां से आती है, आपको ट्रेनिंग से आती है, तभी आपको इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग कराई जाती है। जो 20 दिन की 1 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है ना, जिसके तुम लोग क्या करते हो कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, वो डिप्लोमा वो बना दीजिए, सर्टिफिकेट बना दीजिए बस 20 दिन का और मैं कॉलेज में दे दूंगा ले जाकर के। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको आपकी एजुकेशन का पार्ट बनाया गया है, कुछ सोच करके बनाया गया है, तो उसको सीरियसली लीजिए आप लोग, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये कहां से आती है तुम्हें, जब तुम किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने जाते हो तब तुम्हें ये नॉलेज यहां से आती है, ठीक है। उसके बाद आती है इन्वेंटिवनेस, ठीक है, आविष्कारशीलता। आविष्कारशीलता ये आती है, आविष्कारशीलता बेसिकली इंटरेस्ट से आती है। जब हम किसी चीज में मेहनत करते रहते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलना शुरू होती है, जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं कि इनोवेशन। कुछ इनोवेशन करो, कुछ इनोवेटिव करो। लेकिन वो चीज कब आती है, जब हम किसी चीज में लगातार लगे रहते हैं। तो हमेशा जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें लगे रहो और ढूंढो, एक्सप्लोर करो अपने फील्ड को कि अगर मैं मैकेनिकल में पढ़ रहा हूं तो मैं मैकेनिकल में किस किस फील्ड में जा सकता हूं। मत सोचो ये कि मैं बीटेक करूंगा, मैं एमटेक करूंगा, फिर मैं जॉब करूंगा। नहीं यार, मैं डिप्लोमा के बाद क्या कर सकता हूं, डिप्लोमा का क्या इस्तेमाल है, जो मैं इंडस्ट्री में जाके डिप्लोमा का किस तरीके से यूज कर सकता हूं, ताकि मैं आगे बीटेक भी कर पाऊं, मैं आगे एमटेक भी कर पाऊं, लेकिन साथ साथ मेरी अर्निंग भी हो, ठीक है, मेरी अर्निंग भी हो, है ना। दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाए तो ज्यादा मजा आता है, दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाए तो ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू बाबू सोना, ठीक है। अब देखो इंटरडिसिप्लिनरी एबिलिटी, ठीक है,
विषय क्षमता, मतलब किसी भी विषय पे वो क्या कर सके, खुद से डिसीजन ले सके, टाल मटोल ना करे, ठीक है। वो जो है किसी और के ऊपर अपना काम ना टाले कि वो कर देगा मेरी जगह, वो कर देगा मेरी जगह। तो इस तरीके का जो पर्सन होता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो आता है गुड डिजाइनर की कैटेगरी में। तो दो टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कवर करा दिए। पहला डिजाइन प्रोसीजर, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। डिजाइन प्रोसीजर क्या है, नीड और एम यानी कि आवश्यकता या उद्देश्य, फिर होता है सिंथेसिस मैकेनिज्म का यानी कि संश्लेषण तंत्र का, फिर आता है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस बलों का विश्लेषण, उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन यानी कि सामग्री का चयन, फिर डिजाइन ऑफ एलिमेंट किया जाता है, तत्वों का डिजाइन किया जाता है, फिर मॉडिफिकेशन होता है परिवर्तन, उसके बाद डिटेल ड्राइंग विस्तृत चित्रण, और फिर होता है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुड डिजाइनर। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस यानी कि तकनीकी क्षमता, रचनात्मकता, निर्णयकर्ता, अच्छा संचार कौशल, बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांतों का ज्ञान, ड्राइंग कौशल, गणितीय ज्ञान, विनिर्माण प्रक्रियाओं का ज्ञान, ठीक है, आविष्कारशीलता और अंत विषय क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, वो एक अच्छा डिजाइनर होता है, ठीक है। तो यहीं पर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी डिजाइन टर्मिनोलॉजी। तो डिजाइन टर्मिनोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे, फटीग पढ़ेंगे, एंड्योरेंस लिमिट पढ़ेंगे, ये सारे ही टॉपिक्स, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश बहुत ऐसे ही चलेगा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ताकि पढ़ पाए, पूरा सब्जेक्ट्स को कवर कर पाए। इसकी पीडीएफ एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स करना मत भूलना। सी यू, बाय बाय।